पुष्करगामी पुष्करगामी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज टिहरी जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर अभी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे टिहरी जनपद के जनपद प्रभारी के नाते आप सबके बीच में लगातार समन्वय का काम करने वाले हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, धनोल्टी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में मंत्री आदरणीय प्रीतम सिंह पवार जी, देवप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कटारी जी, घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जिलाध्यक्ष भाई राजेश नौटियाल जी, उपाध्यक्ष भागीरथी विकास प्राधिकरण श्री अतुल सिंह बिष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन सोमा सिरवाड़ जी, ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष भाई संजय सिंह नेगी जी, अध्यक्ष नगर पालिका टिहरी सीमा त्रिसाली जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक भाई सुभाष रामोला जी, और टिहरी जनपद के सभी हमारे ब्लॉकों से आए हुए ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई विनोद रतूरी जी, एवं हमारे इस जनपद के जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक, उनकी पूरी टीम इस विशाल कार्यक्रम में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम स्कूल के हमारे छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सबका इतनी विशाल संख्या पर यहाँ पधारने पर आप सबका अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। टिहरी की ये भूमि जिसने एक से महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिसके बारे में अभी हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने उसका वर्णन किया। बड़ोनी जी, वीर गब्बर सिंह जी, श्रीदेव सुमन जी जैसे अनेकों ने हस्तियों ने इस वीर भूमि में, इस देवभूमि में जन्म लिया है और अपने महान कार्यों से संपूर्ण भारत को एक दिशा देने का काम किया है। आज यहाँ पर लगभग 533 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से ये सभी आने वाले समय में ये विकास कार्य हमारी प्रगति के स्तंभ बनेंगे। इससे न केवल टिहरी बल्कि टिहरी के आसपास के सभी क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं उन सभी के लिए विकास की योजनाओं को बनाने का काम, उन सभी के लिए
विकास को अंतिम छोर में पहुंचाने का कार्य अगर कोई पार्टी करती है तो वो पार्टी और राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा लक्ष्य विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए हमारी पूरी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में लगातार प्रयत्न कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। हमारे लिए अगर सबसे पहले कोई काम है तो वो काम है राज्य की जनता की सेवा करना और जो भी फैसला हम ले रहे हैं वो सब सारे फैसले यहाँ की जन भावनाओं पर आधारित हैं, यहाँ की जनता की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। क्योंकि हमारी सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने के लिए प्रयत्न लगातार करते रहे। भाइयों बहनों, हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे, केवल निर्णय ही नहीं कर रहे हैं, निर्णय करने के साथ साथ इन सभी फैसलों को धरातल पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। इस बात का सबूत रिकॉर्ड विभिन्न समय में हमारे द्वारा किए गए लोकार्पण है और हमने तय किया है आज जब यहाँ पर 158 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 375 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। और भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने तय किया है, ये संकल्प लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करते हैं उन योजनाओं का लोकार्पण करते हैं। ये नहीं है कि हमने ये योजनाएं शुरू तो कर दी, लेकिन ये योजनाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी इसका कोई पता नहीं चलता था पहले के समय में। अब जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होगा, जीत राम भाई, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होगा उन योजनाओं का लोकार्पण होगा। यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। भाइयों बहनों, विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो स्वप्न हमने देखा है, जो संकल्प हमने लिया है, उसको लेकर हम एक विजन के साथ निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं, इसलिए आज उत्तराखंड में पहले से कहीं अधिक नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे द्वारा निष्पक्षता से लगातार भर्ती परीक्षाओं को सकुशल संपन्न किया जाने हेतु समुचित प्रयास किया जा रहा है, परंतु विपक्ष के द्वारा जिनकी जमीन गायब हो गई है, जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है भाइयों बहनों, उनके द्वारा प्रदेश के भोले भाले छात्र भाइयों को, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले भाई बहनों को लगातार बरगलाकर उन्हें सरकार के विरोध में खड़ा करने का काम किया जा रहा है। मैं विपक्ष के लोगों को आज आप सबकी उपस्थिति में इतने हजारों के जनसमूह के बीच से कहना चाहता हूं कि आप हमारे प्रदेश का युवा भटकने वाला नहीं है, उसे सही और गलत दोनों का फर्क सही तरीके से पता लग गया है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है और कौन केवल बरगलाने का काम कर रहा है। भाई बहनों, हमारी सरकार ने कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। इस कानून के लागू होने से भविष्य में कोई भी पेपर लीक तो दूर, नकल कराने के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं कर पाएगा और यदि फिर भी किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ भारतवर्ष का सबसे कठोर कानून अपनी कार्रवाई करेगा, जिसमें उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान हमने किया है। भाइयों बहनों, मैं प्रदेश के हमारे नौजवानों को, प्रतिभागियों को, जो परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे भाई बहन हैं,
मैं उन सब का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। बीच में ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि उनको तमाम तरीके से बरगलाने का प्रयास किया गया, तमाम तरीके से उनको सरकार के विरोध में खड़ा करने का प्रयास हुआ, उनको भ्रम में डालने का प्रयास हुआ। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भर्ती के जो घपले हैं, ये घोटाले हैं, ये आज के घपले घोटाले नहीं है। ये घपले घोटाले बहुत सालों से चल रहे थे, उत्तराखंड निर्माण के बाद लगातार चल रहे थे। इसकी शिकायतें भी बार बार आती थी, शिकायतें आती थी और शिकायतें चली भी जाती थी, जांच नहीं होती थी भाइयों बहनों। और इस बार जब हमारे सामने यह बात आई जुलाई माह 2022 में कि भर्ती के घपलों, भर्ती के पेपर लीक हुए, इसमें घपले हुए, घोटाले हुए, भाइयों बहनों, प्रारंभिक रूप से हमने जांच करवाई। और जब जांच करवाई तो जांच में यह आने लगा कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, बड़ी पैमाने पर इसमें नकल कराई गई है, क्वेश्चन बैंक लीक किया गया है और पेपर बनाने वाला भी इसमें इन्वॉल्व है, कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है, आयोग के लोग भी इन्वॉल्व है, जिनको पहरेदारी का जिम्मा दिया गया था वह भी चोरी में शामिल है। तो भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी। मैं जानता था कि जब हम इसकी भर्ती की कार्रवाई करेंगे, घपले घोटाले पर कार्रवाई करेंगे, तो हमको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई सामान्य छात्र या छात्रा शामिल नहीं थे, इसमें बड़े बड़े माफिया गिरोह काम कर रहे थे, उनके सिंडिकेट चल रहे थे। और उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमने इसकी जांच और कार्रवाई प्रारंभ की, उन्होंने विरोध की कार्रवाई उसी तेजी से प्रारंभ कर दी। भाइयों बहनों, मैं जानता था कि इसमें परेशानी होगी, ये संघर्ष है, लेकिन हमने ये संघर्ष करना स्वीकार किया, क्योंकि हमें अपने प्रदेश के 1,25,00,000 भाई बहनों पर विश्वास था कि उनका हाथ हमारे सर के ऊपर है और हम किसी कीमत पर इससे पीछे हटने वाले नहीं। उसका परिणाम है कि आज 60 से भी ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। यह उत्तराखंड बनने के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है भाइयों बहनों। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर हमारा संसाधन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक काम और किया। हमने कहा हम किसी भी कीमत पर ये भर्ती की प्रक्रिया नहीं रोकेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को, जिन बेटे बेटियों को, जिन भाई बहनों को आज परीक्षा में भाग लेना है, अगर आज से 5 साल बाद उनको परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा, तो आप सोचिए कि उनका समय चला जाएगा, यानी कि वो आयु सीमा पार कर चुके होंगे, ओवरेज हो जाएंगे और फिर परीक्षा में कभी भाग नहीं ले पाएंगे। भाइयों बहनों, कुछ राजनीतिक दल में नाम नहीं लेना चाहता। आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा, एक नेशनल हेराल्ड अखबार है, उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई होती है, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और इसी पार्टी के लोग कह रहे थे कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाली कठपुतली की तरह काम करने वाली संस्था है, और टके टके पर पानी पी कर गली गली में सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। और अचानक उत्तराखंड की बात आ गई तो कहने लगे कि सीबीआई से इसकी जांच करवाइए। और इसके लिए इतना ही नहीं, केवल जांच की मांग ही नहीं कर रहे थे, मांग के साथ साथ हाई कोर्ट में भी चले गए। और हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इसमें 60 लोगों को जेल भेज चुकी है, इसलिए इसमें सीबीआई की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार की जांच सही दिशा में जा रही है। हमें बताना चाहता हूं कि सीबीआई की जांच की मांग क्यों कर रहे थे।
इनको छात्रों की नौकरी से कोई लेना देना नहीं था। इन प्रतिभागियों की आयु सीमा ओवरेज हो जाए उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका एक ही हेतु था कि अब इन नौजवानों को 5 सालों के लिए, 7 सालों के लिए इनको किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर न मिले, और परीक्षा में जब भाग लेने का कोई अवसर नहीं मिलेगा तो ये विवश होकर, मजबूर होकर, परेशान होकर ये अगर कोई काम करेंगे तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर आकर उनके कंधों का इस्तेमाल करने का अवसर हमारी पार्टी को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पैरों के नीचे तो जमीन नहीं है, जमीन गायब हो चुकी है। तो ये छात्रों के भविष्य को नहीं खोज रहे हैं, ये हमारे भाई बहनों का भविष्य नहीं देख रहे हैं, ये अपनी जमीन खोज रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए इन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। और मैंने भी कहा मैं कोई सीबीआई की जांच से पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं सारी सीबीआई की जांच करवा दूंगा, लेकिन सीबीआई की जांच मैं तब करवाऊंगा जब सारी भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर आयोग ने जारी किया हुआ है वो भर्ती परीक्षाएं हो जाए। हम जिस संस्था से कहेंगे उस संस्था से जांच करवा देंगे, लेकिन ये किसी कीमत पर नहीं होने देंगे कि हमारे भाई बहनों का भविष्य खराब हो जाए, उनकी आयु सीमा निकल जाए और उनको परीक्षा में भाग लेने का भी अवसर नहीं मिले। बताइए हमने गलत किया है क्या? नहीं, आप लोग बताइए। इसीलिए भाइयों बहनों हम नकल का कानून लेकर आए, और नकल के कानून में अब कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा, 3 साल तक पहले उसको किसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा। अगली बार पकड़ा जाएगा तो 10 साल तक उसको परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा। और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है भाइयों बहनों। और इसके अलावा जो परोक्ष और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों ही तरीके से, यानी कि इनडायरेक्ट भी अगर कोई इस भर्ती की प्रक्रिया में, इस अपराध में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आपको यह मैं सोचता हूं कि यह कृत्य करने के बारे में तो बहुत दूर की बात है, ये करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी मैं समझता हूं उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस तरीके से हमने आज हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून नकल के क्षेत्र में हम लाए हैं भाई बहन। इसके पीछे केवल एक ही मकसद है कि हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके मन में संदेह न रहे किसी प्रकार का कि उनकी मेहनत पर कोई डाका डालने वाला है, उनकी मेहनत को कोई लूटने वाला है, कोई खराब करने वाला है। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं एक बात उसी तरह से जानता हूं कि अगर एक गरीब माता पिता के बेटे के पास, बेटी के पास कोई पूंजी होती है, कोई रास्ता होता आगे बढ़ने का, अपने जीवन में ऊपर जाने का, अपनी गरीबी से निकलने का, तो वो केवल और केवल शिक्षा है जो उसकी पढ़ाई से, लिखाई से, उसकी शिक्षा से उसको प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको किसी कीमत पर हमने तय किया है कि उनके जीवन में उनकी पूंजी को नष्ट नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में जो अभूतपूर्व विकास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विकास की ये यात्रा निरंतर आगे जारी रहेगी। आज प्रदेश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर्यावरण सुरक्षा हो एवं आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियानों को चलाया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, राज्य में पलायन को रोकने के लिए, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राज्य की आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हम नीतिगत योजनाओं का एक खाका तैयार कर रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं। सारे विभागों से हमने कहा है कि वो अपना अपना भविष्य का रोड मैप तैयार करें, जिसके आधार पर हम सब आगे बढ़े। हमारी विकास योजनाओं के केंद्र बिंदु में हमारे युवा भाई बहन हैं, हमारे किसान हैं, सम्मानित मातृशक्ति का ध्यान, सशक्तिकरण और सुरक्षा, इस दोनों को हमने प्राथमिकता से नहीं दिया है। यहां भी मैं देख रहा हूं, मैं अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि हम जहां भी जाते हैं, जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं, कम से कम 60 से 70% मातृशक्ति उपस्थित होती है अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं मातृशक्ति को एक बार पुनः नमन करता हूं
हम जानते हैं कि जब तक हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक हमारा राज्य भी विकसित नहीं होगा, तब तक राज्य भी आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के विजन के अनुरूप और उन्हीं के मार्गदर्शन में और दिशा निर्देशन में हम प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, हम विकसित उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं, उसकी सिद्धि के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि हमारा मूल मंत्र है। मुझे विश्वास है कि हम 2025 तक जो हमारा राज्य की स्थापना का 25 वर्ष पूरे होंगे, तब तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का जो हमारा सपना है, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और आप सबके सह यात्री बनने से हमारी ये यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका पैर, आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। एक समय वह भी था, उस समय को भी हमें याद करना चाहिए। एक समय वह था जब विश्व के मंचों पर, जितने वैश्विक मंच होते थे, उस वैश्विक मंचों पर भारत की कोई बात गंभीरता से नहीं सुनी जाती थी। भारत को पिछलग्गू माना जाता था, भारत को दग्गू माना जाता था। एक समय वह भी था और एक समय आज यह है कि चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी विश्व के अंदर घटित होने वाला घटनाक्रम हो, हर घटनाक्रम पर विश्व की नजर रहती है कि भारत का रूप क्या होने वाला है, भारत क्या करने वाला है। आप देखिए, अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में भी जब भारत के हमारे हजारों बच्चे वहां से आने के लिए अपना रास्ता खोज रहे थे, युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उस समय भी रूस के राष्ट्रपतियों या यूक्रेन के राष्ट्रपतियों दोनों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 4 दिनों तक युद्ध विराम कर दिया और भारत के सारे बच्चों को सुरक्षित भारत आने का अवसर प्रदान हुआ। और इतना ही नहीं, भारत के बच्चों को तो अवसर प्रदान हुआ ही हुआ, ऐसे देश जो हमको दिन रात कोसने का काम करते हैं, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को भारत के अंदर भेजकर तमाम प्रकार से विघटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर रखना पड़ा। भाइयों बहनों, उन्होंने भी भारत का तिरंगा अपने कंधे पर रखा और वह भी सुरक्षित अपने वतन को वापस लौटे। यह नया भारत। और जिसकी बात अभी यहाँ कर रहे थे हम लोग कि एक कार्यक्रम नहीं, आज हमको गौरव होता है कि पूरे ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण से अव्यवस्थित हो गई, उस समय में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पर होती थी, वो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई। भाइयों बहनों, यह तब हुआ जब एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, एक डोज मुफ्त में, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई, तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाई गई। और इतना ही नहीं, भारत के लोगों को तो वैक्सीन देने का काम हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन लगाने का काम, वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। वही देश के 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता जैसे अपने बच्चे की चिंता करते हैं, वैसे उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों की चिंता करी और गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी को 5 किलो राशन की उनकी सुनिश्चित की, कोई किसी को खाली पेट न सोना पड़े, भूखा न सोना पड़े, किसी का चूहा न मुझे। भाई बहनों, इस समय में हमको G20, जिसके बारे में भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहाँ से बोला, G20 की जो अध्यक्षता का काम उनको मिला है, वह भी हमारे लिए गौरव की बात है, जिसमें दुनिया के 20 प्रमुख देश, 9 उसके इन्वाइटी देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो पूरे भारत के अंदर आने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत जाने वाला है और हमें सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमको पहले 2 कार्यक्रम मिले हुए थे और दोनों ही कार्यक्रम हमारे नरेंद्र नगर क्षेत्र में
और ऋषिकेश क्षेत्र में संपादित होने थे। मैंने अनुरोध किया कि हमको और कार्यक्रम एक और दे दीजिए, और ये मई और जून के महीने में 2 बैठकें जो हमको मिली हुई थी, अब हमको मार्च के महीने में तीसरी बैठक भी मिल रही है भाई बहन। इससे पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड जाने वाला है, हमारी संस्कृति जाने वाली है, हमारे यहाँ के विशिष्ट कार्य जाने वाले हैं, विशिष्ट स्थान जाने वाले हैं, जो हमारी मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम वो जाने वाले हैं। ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं भाइयों बहन। आज अभी भाई किशोर उपाध्याय जी ने यहाँ से बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो रही। पिछले दिनों बिजली मंत्री जी आए थे, आर.के. सिंह जी, उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूशन बनाने की भी घोषणा की थी। उसको हम लोग पर्यटन के रूप में, इको टूरिज्म के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, टिहरी को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है अभी तक जिस तरह से आपने अपना समर्थन, आशीर्वाद हमें दिया है, आगे भी आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मैं आप सभी के चेहरों पर ये भाव देख पा रहा हूं कि आप तय कर चुके हैं कि उत्तराखंड की इस विकास यात्रा को अब आप रुकने नहीं देना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। आज के अवसर पर कुछ घोषणाएं जो मुझे आप सबके बीच में से प्राप्त हुई है, आप सबके सामने उनको मैं रखना चाहता हूं। टिहरी क्षेत्र में टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT का स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी है उसको करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नई टिहरी शहर हेतु रीढ़ से शुद्ध पेयजल की योजना तैयार कराई जाएगी। नई टिहरी नगर के पिकनिक स्पॉट को इको पार्क के रूप में विकसित कर पर्यटकों की सुविधा हेतु इसको संचालित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में छाम बलडोरी में पैदल झूला पुल का निर्माण कराया जाएगा। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थान का कन्या इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग नैकरी महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया जाएगा। बगरवाल धार से टकोली मोटर मार्ग पर हॉट मिक्सिंग का कार्य कराया जाएगा। धारी गुमसित मोटर मार्ग हॉट मिक्सिंग का कार्य कराया जाएगा। घनसाली क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र घनसाली के भिलंगरा क्षेत्र के अंतर्गत महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तत्काल दी जाएगी। विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अंतर्गत गौरिया से गोदी नदी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अंतर्गत नागेश्वर स्वर्ण व डांगी नहर चामी के केंद्रीय बैंक की शाखाएं खुलवाए जाने का प्रयास भी किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध किया है कि पट्टी भूदरा के 24 गांवों में पेयजल की समस्या हेतु बाल गंगा से पंपिंग योजना का निर्माण कराया जाएगा एवं डोगरा से लमगांव तक सड़क का डेडलैंड निर्माण एवं हाट मिक्स डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। और हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष बहन सीमा जी ने भी मुझे प्रस्ताव दिए, उनको भी मैं इन प्रस्तावों में इनको सम्मिलित करूंगा। आप सबके माध्यम से बहुत सारे लगभग 111 के लगभग विभिन्न जो हमारे कार्य हैं उनके भी प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं। उन सभी को मैं ले जा रहा हूं जो पेयजल से संबंधित है, सड़क निर्माण से संबंधित है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, मुख्यमंत्री घोषणा के संबंध में है, शिक्षा संबंधी, कृषि भूमि से सिंचाई, भूमि एवं पुनर्वास से संबंधित है, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। और जिन क्षेत्रों में अभी ये घोषणाएं नहीं हो पाई हैं, मैं उन क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान वहाँ की आवश्यकता के अनुरूप या वहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके
उनके जो प्रस्ताव होंगे उसके अनुसार उन सभी को घोषणा में सम्मिलित किया जाएगा। और टिहरी क्षेत्र के लिए क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर जो हमारा मेडिकल कॉलेज हेतु प्रयास चल रहा है, उसके लिए भी हम जल्दी निकट भविष्य में भारत सरकार को उसका भी प्रस्ताव भेजने वाले हैं। अस्पताल का यहाँ पर जो विस्तारीकरण है उसका भी कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर पुनः मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप सब बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस भव्य आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की